आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम के जो ग्रह हैं इनके बारे में। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट्स और कुपियर बेल्ट में, कुछ यहाँ पे पाए जाते हैं ड्वार्फ प्लैनेट कैसे बने, ड्वार्फ प्लैनेट और ग्रह में अंतर क्या होता है। साथ ही हम जानेंगे कोमेट के बारे में और उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मेरा नाम है अरुण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं T2 क्लासेस। तो देखिए ये है हमारा सोलर सिस्टम। अभी हम ब्रह्मांड को पढ़ रहे हैं और ब्रह्मांड को पढ़ते पढ़ते हम आ गए थे सूर्य की संरचना पर। सूर्य की संरचना हमने जान ली थी पिछली वीडियो में। उसके बाद जो है ये सोलर सिस्टम पे मैंने एक मास्टर वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन सारी जानकारी इस वीडियो में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीछे परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे जो पूछे जा सकते हैं। सोलर सिस्टम में कुल मिला के 8 ग्रह हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बुध, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, ये हमारा है बृहस्पति, ये है हमारा शनि, अरुण और वरुण। हिंदी में बोलते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इनका क्रम आपको इसी तरह से याद रखना है। सूर्य के पास से लेकर दूरी के रूप में इनका क्रम आपको याद रखना चाहिए। ट्रिक मैं बता देता हूँ। देखिए आप बुध से शुरू कीजिए, बुधवार से 7 हफ्ते में दिन होते हैं। बुध से शुरू कीजिए, बुध के बाद बृहस्पति को छोड़ दीजिए, शुक्र आएगा। शुक्र के बाद शनि को छोड़ दीजिए। पृथ्वी पर संडे के दिन छुट्टी होती है, रविवार को संडे पृथ्वी मान लीजिए। रविवार के बाद आप सोमवार को छोड़ दीजिए, मंगलवार आ जाएगा। मंगलवार के बाद आप बुधवार को छोड़ दीजिए, बृहस्पति आ जाएगा। बृहस्पति के बाद जब फिर शुक्र को छोड़ दीजिए, शनिवार आ जाएगा और उसके बाद अरुण और वरुण तो है ही। तो कुछ इस तरह से आपको उनका क्रम याद रखना है। इनमें सबसे छोटा मरकरी है, सबसे बड़ा जुपिटर है, सबसे ठंडा नेपच्यून है और सबसे गर्म जो है वो मरकरी नहीं है, वीनस है। हालांकि दूसरे नंबर पे आता है लेकिन वीनस सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, बाकी भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम एक एक करके बात करते रहेंगे वीडियो में। सबसे पहले हम जानेंगे बुध ग्रह के बारे में। देखिए जो बुध ग्रह है यहाँ पे आप देख सकते हैं बुध कौन सा ग्रह है, तो बुध सूर्य से सबसे पहला वाला ग्रह है। सूर्य के सबसे पास वाला बुध ही है। बुध सबसे छोटा है, सबसे तेज है। तेज इन द सेंस सूर्य के चारों तरफ चक्कर सबसे ज़्यादा तेजी से लगाता है, 48 किलोमीटर पर सेकंड से लगाता है। इनकी हमने टेबल भी बना रखी है एक आगे वीडियो में कि कौन कितने समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। 88 पृथ्वी दिवस में हम सारी बातें पृथ्वी के घंटे और पृथ्वी के दिन में करेंगे। 88 पृथ्वी दिवस में ये जो है सूर्य का चक्कर एक लगा लेता है, यानी इसका रिवॉल्यूशन टाइम जो है वो 88 पृथ्वी दिवस है। मरकरी के सरफेस पे जो है एक्सट्रीमली रॉकी है, वहाँ पे क्रेटर्स पाए जाते हैं, गड्ढे पाए जाते हैं, पथरीली सतह है, वायुमंडल नहीं है, छल्ले भी नहीं है और इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है, ना वायुमंडल है, ना छल्ले हैं, ना उपग्रह हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले ग्रह पर। अगला ग्रह हमारा यहाँ पे देखिए मरकरी के बाद कौन सा ग्रह आ रहा है। मरकरी के बाद जो हमारा ग्रह आ रहा है उसका नाम है यहाँ पे वीनस। वीनस ग्रह नंबर 2। ग्रह नंबर 2 की बात कर लेते हैं। चलिए वीनस के बारे में हम जान लेते हैं। वीनस प्लैनेट नंबर 2 है। इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, जुड़वा कहा जाता है क्योंकि ये आकार में पृथ्वी के लगभग बराबर है वीनस। इट इज़ द थर्ड ब्राइटेस्ट सेलेस्टियल बॉडी आफ्टर सन एंड मून। इंपॉर्टेंट बात है, सबसे चमकीला ग्रह है ये। सूर्य जितना भी ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई देता है उसमें सबसे चमकीला है सूर्य। सूर्य के बाद है चंद्रमा और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई देता है हमें वो है हमारा वीनस यानी शुक्र। इट ऑर्बिट द सन 225 पृथ्वी दिवस में ये सूर्य का चक्कर लगा लेता है। सबसे ही गर्म ग्रह ये है, ये सबसे ज़्यादा गर्म है। क्यों? बुध गर्म क्यों नहीं है? बुध तो सूर्य के पास था। ये गर्म क्यों है? क्योंकि बुध पर कोई वायुमंडल ही नहीं था। इस पर वायुमंडल है और वायुमंडल भी क्या, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल हैं और ऊपर से एक टॉक्सिक गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी है, यानी इसके वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। दोनों ही क्या हैं? दोनों आपको पता होगा ग्रीन हाउस गैसें हैं, जिसकी वजह से इसका तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो हो जाता है 475 डिग्री सेंटीग्रेड। वीनस एक ऐसा ग्रह है जो अपनी एक्सिस पे उल्टा घूमता है, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है। पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, मंगल एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जो उल्टे घूमते हैं। उनमें एक है वीनस और एक हम लास्ट में पढ़ेंगे यूरेनस। दोनों नस वाले जो हैं वीनस और यूरेनस, ये बैकवर्ड यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? क्लॉकवाइज। उल्टा कह रहे हैं लेकिन क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ये सुबह को और शाम को दिखाई देता है वीनस, इसलिए इसे सांझ का तारा या सुबह का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार इसके ही नाम है। इसके बाद ग्रह नंबर 3 आता है पृथ्वी, जिसको नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पानी की उपस्थिति है। ये तीसरा प्लेनेट है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से और इसी 150 मिलियन किलोमीटर को कहते हैं AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है।
5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इस पे एक्टिव वोल्केनोज जो हैं यानी ज्वालामुखी पाए जाते हैं, वो भी एक्टिव वाले। इसके अलावा बात करें तो हम पृथ्वी के अलावा वीनस, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून, जुपिटर अर्थ, वीनस, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून, अर्थ, वीनस, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून, इन ग्रहों पर 1, 2, 3, 4, 5 एक्टिव ज्वालामुखी पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस पे पाए जाते हैं, किस पे नहीं पाए जा सकते हैं। तो वीनस है, अर्थ है, जुपिटर है, सैटर्न है और नेपच्यून है, यानी इन सब पर एक्टिव ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के जो पोल हैं, पोल की तरफ से पृथ्वी फ्लैट है, भूमध्य रेखा पर थोड़ी सी उठी हुई है, इसी कारण जो है इसको हम कहते हैं फ्लैटन्ड स्फेरॉइड, यानी चपटी गोलाकार है, बिल्कुल गोलाकार पृथ्वी नहीं है। जो पृथ्वी है ये क्या है, चपटी गोलाकार है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं, चपटी गोलाकार है और सूर्य का चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय, अपनी धुरी पर घूमने में पृथ्वी 24 घंटे का समय लेती है। इसके अलावा हम बात करें कि अर्थ के बारे में और क्या है, अर्थ सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लेती है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड एग्जैक्टली ये डाटा है। 78 इसका जो इस पे वायुमंडल पाया जाता है, जैसे हमने देखा वीनस पे क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसें पाई जाती है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। और अभी तक ऐसा एकमात्र ज्ञात प्लेनेट है जिसपे लिक्विड रूप में वाटर पाया जाता है। मैं यहाँ ज्ञात प्लेनेट की बात कर रहा हूँ। हम ये बात मानकर चल रहे हैं कि ब्रह्मांड में हमें जो कुछ भी पता है वो बहुत कम है, इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, प्लेनेट और भी हो सकते हैं और सेलेस्टियल बॉडी हो सकती है जहाँ पे पानी हो, लेकिन अभी तक ज्ञात प्लेनेट में लिक्विड फॉर्म में पानी जो है वो केवल जो है अर्थ पे पाया जाता है। बाकी सभी प्लेनेट पे जहाँ पानी है वो आइस के रूप में पाया जाता है। इसका केवल एक ही उपग्रह है जिसका नाम है मून। उपग्रह क्या होता है, एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो किसी दूसरे ग्रह का चक्कर लगाती है एक निश्चित कक्षा में, उसे उसका उपग्रह कहते हैं। तो मून जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है, मून पृथ्वी का उपग्रह है। चलिए, पृथ्वी के बाद हम अगले ग्रह की तरफ चलते हैं। अगला ग्रह हमारा आएगा, देखिए, मंगल। अब हम पहुंच गए हैं मंगल पर। कहाँ है मंगल, चलिए मंगल हो, ये पृथ्वी के बाद यहाँ पे आ गया है, ये है मंगल। मंगल ग्रह की बात करते हैं हम। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, ये जो पहले 4 ग्रह हैं, कौन से, बुध, वीनस, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ग्रह जो हैं इन्हें कहा जाता है इनर प्लैनेट। और इसके बाद वाले जो 4 ये हैं, कौन कौन से 4 बाद में आपको दिख रहे हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन्हें कहा जाता है आउटर प्लैनेट। ये वाले इनर प्लैनेट हैं, ये वाले आउटर प्लैनेट हैं। बीच में एक डिवाइडर की तरह आपको लाइन दिख रही है, ये है मेन एस्टेरॉयड बेल्ट। क्या होती है वो भी हम जानेंगे। मंगल और जुपिटर के बीच में बहुत सारी छोटी छोटी सेलेस्टियल बॉडी हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, एस्टेरॉइड्स हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। इन्हीं को कहा जाता है मेन एस्टेरॉयड बेल्ट। मेन एस्टेरॉयड बेल्ट से अंदर वाले जो 4 ग्रह हैं, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको कहा जाता है इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी इन्हीं को कहा जाता है। और बाद वाले जो 4 हैं इनको कहा जाता है आउटर प्लैनेट या गैसियस प्लैनेट। इन प्लैनेट पे मुख्य रूप से गैस है, इन प्लैनेट पे मुख्य रूप से धरातल है, तो इसलिए इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या इनर प्लैनेट कहा जाता है और इन चारों को आउटर प्लैनेट या गैसियस प्लैनेट कहा जाता है। हम बात करने वाले हैं मार्स की, जिसको लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मंगल को लाल ग्रह, तो मंगल पर पाई जाती है क्या चीज़ पाई जाती है, आयरन ऑक्साइड। चलिए मंगल की बात करते हैं। मंगल इज द 4th प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ, चौथा ग्रह है। लाल दिखाई देता है क्योंकि इसकी सरफेस पर पाई जाती है आयरन ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयरन ऑक्साइड होने की वजह से ये ग्रह हमें लाल दिखाई देता है। इट ऑर्बिट अराउंड द सन इन 687 अर्थ डेज, 687 अर्थ दिवस में चक्कर लगाता है और अपनी धुरी पर घूमने में पृथ्वी के बराबर ही लगभग 24 घंटे का समय लगाता है। मार्स की जो लैंड सरफेस है वो डॉटेड है और उस पर जो है एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं। पोलर जो हैं, दोनों तरफ के जो पोल्स हैं इसके, उन पे आइस के कैप जमे हुए हैं, ठीक है। ध्रुवीय बर्फ़ की चोटियाँ और घाटियाँ इस पर पाई जाती हैं, एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं। जितने भी वोल्केनो है उसमें लार्जेस्ट वोल्केनो जो है वो सोलर सिस्टम का, वो इस पर ही पाया जाता है। लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ द सोलर सिस्टम इसी पे पाया जाता है, किस पर, मार्स पर, जिसका नाम है ओलंपस मून्स। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लीजिएगा। ओलंपस मून जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो मंगल पर है। सबसे बड़ा माउंटेन, सबसे बड़ा पर्वत जो है सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का, वो भी इसी पे पाया जाता है, निक्स ओलंपिया। ये माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3.5 गुना ऊंचा है।
हाँ, कितना ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3.5 गुना इसकी ऊंचाई है। ये मंगल पर पाया जाता है। सबसे बड़ा वोल्केनो, सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे बड़ा वोल्केनो ओलंपस मून्स, सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया सौरमंडल का मंगल पर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसका जो वायुमंडल है उसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके अलावा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे पाई जाती है। मेन रूप से कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती हैं। अब इसके 2 उपग्रह भी हैं। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह था, इसके 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं? फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस बहुत बार पूछे जाते हैं किसके उपग्रह हैं, तो फोबोस और डीमोस जो है मंगल के उपग्रह हैं। डीमोस जो उपग्रह है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। देखिए, सौरमंडल में सभी ग्रहों के बहुत सारे उपग्रह हैं। जैसे आप देखेंगे पृथ्वी का 1 है, मंगल के 2 हैं। जो हमारा जुपिटर है, जुपिटर के 75 हैं, सैटर्न के जो हैं वो 83 हैं, यूरेनस के 27 हैं, नेपच्यून के 14 हैं। इन सभी ज्ञात उपग्रहों में ये ज्ञात उपग्रह हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। उनमें जो सबसे छोटा उपग्रह है जिसका नाम मैंने आपको बताया फोबोस और दूसरा मैंने आपको बताया डीमोस। तो डीमोस जो है वो ज्ञात उपग्रहों में सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ये बात हो गई मंगल के बारे में। मंगल के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? एस्टेरॉयड बेल्ट्स आ रही है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे इसी वीडियो के अंत में। और फिर आ जाता है जुपिटर। तो चलिए जुपिटर की तरफ चलते हैं, बृहस्पति की तरफ चलते हैं। बृहस्पति ग्रह के बारे में जानने की कोशिश हम कर लेते हैं। 5वां प्लेनेट है सन से, सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारे सौरमंडल का बृहस्पति। और मुख्य रूप से इस पे गैस और लिक्विड ही हैं। जो गैस और लिक्विड हॉट फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ भी सॉलिड सरफेस इसकी नहीं है। इसी कारण इसे गैस का गोला भी कहा जाता है, बैलून ऑफ द गैस। जुपिटर का जो एटमॉस्फेयर है वो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। हाइड्रोजन हीलियम आप याद रखेंगे। ये लगभग 12 वर्ष का समय लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में। और जुपिटर हैज द लार्जेस्ट सैटेलाइट सिस्टम विद ए टोटल ऑफ 95 नॉन सैटेलाइट। 95 अभी तक नॉन है, लेकिन ये क्या है, लार्जेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट गलत लिखा हुआ है। लार्जेस्ट जो है वो सैटर्न का है। तो जुपिटर का खुद का सैटेलाइट सिस्टम है जिसमें 95 सैटेलाइट हैं। एक सैटेलाइट का मतलब यहाँ मून से है। आप मून भी बोल सकते हैं, सैटेलाइट भी बोल सकते हैं। तो सबसे बड़ा मून जो है सोलर सिस्टम का, उसका नाम है गायनमेडे, जो कि जुपिटर का ही सैटेलाइट है, जुपिटर का ही मून है। तो सौरमंडल में जितने भी हमारे सैटेलाइट हैं, जितने भी उपग्रह हैं, उपग्रह हिंदी में कहेंगे, उनमें सबसे बड़ा है गायनमेडे। गैनमेडे आप याद रखेंगे, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि बृहस्पति का एक उपग्रह है। इसके अलावा बृहस्पति के कुछ इंपॉर्टेंट उपग्रह के नाम आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आईओ, यूरोपा और सेलिस्टो। सेलिस्टो तीसरे नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा टाइटन, जो कि हम देखेंगे सैटर्न का उपग्रह है। पहले नंबर पर सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो कौन सा है? उसका नाम है गायनमेडे। सबसे छोटा मैंने आपको बताया था डीमोस, जो कि मंगल का था। सबसे बड़ा गायनमेडे है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे सैटर्न के अंदर एक टाइटन। तीसरे नंबर पर सेलिस्टो आ जाता है। ठीक है। यूरोपा का नाम आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि यूरोपा पर पानी पाए जाने की संभावना पाई गई है और ऐसा समझा गया है कि यूरोपा जो उपग्रह है, इस पर जीवन संभव हो सकता है, क्योंकि इसकी जो सतह है वो बर्फ़ की बनी हुई है। और अगर उस बर्फ़ को तोड़ दिया जाए तो उसके नीचे लिक्विड में वाटर मिल सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तो यूरोपा का नाम भी कई बार आता रहता है। तो मैंने आपको बृहस्पति के 4 नाम याद रखने वाले उपग्रहों के नाम बताए हैं: गायनमेडे, आईओ, यूरोपा और सेलिस्टो। इसके अलावा जो जुपिटर है, इसके चारों तरफ रिंग पाई जाती हैं, छल्ले पाए जाते हैं। अभी तक जो हमने ग्रह पढ़े 4, उनमें किसी के चारों तरफ भी रिंग नहीं थी, सॉलिड सरफेस थी सबकी। लेकिन अभी जो हम चारों ग्रह पढ़ेंगे उसमें जो है बहुत ज़्यादा धुआं, धुंध, गैसें पाई जाएंगी और उन चारों के तरफ, चारों के वायुमंडल में छल्ले भी पाए जाएंगे। तो पहला सबसे पहले जो हमने देखा, जुपिटर के चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ स्टार एंड प्लैनेट। ये एक ऐसा ग्रह है जिसमें स्टार की प्रॉपर्टी भी है, प्लेनेट की प्रॉपर्टी भी है। अभी प्लेनेट की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि प्लेनेट की पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, वो सूर्य का चक्कर लगाता है, एक निश्चित कक्षा में लगाता है। दूसरी प्रॉपर्टी, उसमें इतना मास जरूर हो कि वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपना एक स्वरूप को बरकरार कर सके, यानी लगभग गोल स्वरूप में रह सके, ये रहता है। तीसरी प्रॉपर्टी प्लेनेट की ये बताई थी मैंने कि उसकी खुद की एनर्जी नहीं होती है, तो इसकी भी खुद की लाइट नहीं है, तो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी आ गई। एक प्रॉपर्टी ग्रह की ये होती है कि वो अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आसपास के छोटे बड़े पिंडों को या तो अपने गुरुत्वाकर्षण अपने क्षेत्र से निकाल के बाहर फेंक देता है या अपने ऊपर खींच लेता है, अदर देन उसके उपग्रह। तो इस प्रॉपर्टी को भी पूरा करता है, तो ये ग्रह तो है ही है। इसके साथ साथ इस पर एक एनर्जी पाई जाती है। स्टार्स क्या होते हैं? उनकी खुद की एनर्जी होती है, खुद की लाइट होती है, लेकिन इसके पास लाइट तो नहीं है, लेकिन एक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? रेडियो एक्टिव एनर्जी। जो हमारा जुपिटर है उस पर रेडियो एक्टिव एनर्जी पाई जाती है। इस तरह से ये जो है स्टार्स का भी कुछ प्रॉपर्टी रखता है। तो ये जुपिटर जो है
ये स्टार और प्लेनेट दोनों की ही प्रॉपर्टी रखता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इट हैज़ ओन रेडियो एनर्जी, इसकी खुद की एक रेडियो एनर्जी है। इसके अलावा इस पर हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है, अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। तारों पर आपने देखा था हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती हैं इसके वायुमंडल में। इट हैज़ आल्सो कॉल्ड ए स्मॉलर सोलर सिस्टम, इसको स्मॉलर सोलर सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि ये एक तरह से तारे का भी और प्लेनेट का भी प्रॉपर्टीज दोनों यहाँ पाई जाती हैं, जिस वजह से जुपिटर को एक स्मॉलर सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। इसकी खोज जो करी थी गैलीलियो ने करी थी। चलिए हम अगले ग्रह की तरफ चलते हैं। अगला ग्रह हमारा कौन सा आएगा? देखिए हमने जुपिटर को पढ़ लिया है। जुपिटर के बाद हम चलेंगे सैटर्न पर। यह सैटर्न है यानी शनि ग्रह। इसमें भी छल्ले पाए जाते हैं, छल्ले इसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, शनि जो है छठा ग्रह है। ग्रह नंबर 6 पे हम पहुंच गए हैं शनि पे। यहाँ पे रख लेते हैं इसको, ग्रह नंबर 6। ये ग्रह नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। ये है शनि, इसकी बात हम कर रहे हैं जो पीले कलर का आपको दिख रहा है। इनके कलर की बात भी हम अभी करेंगे, कौन पीला है कौन नीला है। छठे नंबर का प्लेनेट है, आउटर प्लेनेट है। दिस प्लेनेट इज मेड ऑफ गैस, इस पर भी कोई सॉलिड सरफेस नहीं, सॉलिड सतह सरफेस नहीं है इसकी भी। 10.7 घंटे में ये अपनी धुरी पर घूम जाता है। इसका मतलब यहाँ पर दिन सबसे छोटा होता है। केवल 10.7 घंटे में ही अपनी धुरी पर घूम जाता है। सबसे छोटा दिन इसी का होता है। बाकी इसको सूर्य का चक्कर लगाने में 29 साल का समय लगता है। सैटर्न के अब तक 146 नॉन सैटेलाइट हैं, यानी जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे अधिक सैटेलाइट जो हैं वो सैटर्न के ही हैं, जिनमें से एक टाइटन भी है। टाइटन आपको याद रखना है, एक टाइटन है, एक ट्राइटन है और एक टाइटन है, एक टाइटेनिया है, एक ट्राइटन है। 3 नाम है, तीनों मैं आपको बताऊंगा। अभी टाइटन याद रखिए। देखिए शनि, जिसका शनि खराब चल रहा होता है उसकी घड़ी खराब चल रही होती है और घड़ी बनती है टाइटन की। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, टाइटन जो है वो सैटर्न का एक उपग्रह है और जितने भी उपग्रह हैं सौरमंडल में उसमें दूसरे नंबर पे टाइटन आता है आकार के हिसाब से। सैटर्न के शनि के 7 इस पे 7 रिंग्स पाई जाती हैं, 7 छल्ले हैं इसके ऊपर। सैटर्न का जो अपर एटमॉस्फेयर है वो एक उसमें अमोनिया पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? ऊपरी वातावरण में अमोनिया पाई जाती है, जिसकी वजह से यह ग्रह जो है पीले रंग का दिखाई देता है, येलोइश दिखाई देता है। किसकी वजह से? अमोनिया की वजह से येलोइश दिखाई देता है, विच मेक इट अपीयर येलो। सैटर्न इज कॉल्ड ए बॉल ऑफ गैसेज लाइक जुपिटर, जुपिटर की तरह इसे भी गैसों का गोला कहा जाता है क्योंकि इसकी भी कोई सॉलिड सरफेस है नहीं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हमारे ग्रह नंबर 7 की। कौन सा है ग्रह नंबर 7? यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आ गया, ये है अरुण, हिंदी में और इंग्लिश में है यूरेनस। यूरेनस या अरुण जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ग्रीन नहीं है ग्रीनिश कहेंगे इसको। ब्लूइश और ग्रीनिश मिलकर ग्रीनिश बन जाता है, तो इसको हम ब्लूइश कह सकते हैं। ये ब्लूइश कलर का दिखाई दे रहा है, अरुण इसका नाम है। ठीक है, मेरा नाम भी अरुण है। इट इज़ द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन, सूर्य से 7वां ग्रह है। 84 साल में घूम जाता है। सूर्य का चक्कर लगाने में 84 साल लगते हैं, किसी किसी की उम्र भी 84 साल नहीं होती है। और खुद की धुरी पर घूमने में 17 घंटे लगते हैं। शनि को 10 घंटे लग रहे थे, इसको 17 लगते हैं। इसको आइस जियांट के रूप में जाना जाता है, यानी बर्फ़ के राक्षस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मास है, जो भी गैसें हैं, सब लिक्विड हैं और लिक्विड होकर जम गई हैं। यानी वाटर, मीथेन और अमोनिया विशेष रूप से यहाँ पे पाई जाती हैं। वाटर, मीथेन और अमोनिया सब कुछ ही जम गया है, सब आइसी रूप में पाया जा रहा है। जम क्यों गया है? इसकी आप दूरी देखिए, ये है सूर्य और ये है यूरेनस। इतनी दूरी पर जाते जाते लाइट पहुंचती नहीं, तो सब कुछ यहाँ पे जम गया है। इसी कारण इसे बर्फ का राक्षस या आइस जियांट कहा जाता है। इसके वायुमंडल में मीथेन पाई जा रही है और मीथेन के कारण ही इसका रंग हो जाता है ब्लूइश। तो मीथेन के कारण ही इसका रंग ब्लूइश हो जाता है। ये अपने एक्सिस पर बहुत अधिक झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? लगभग 98 डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अपने जो एक्सिस है उस पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है। पृथ्वी जो थी वो 24 डिग्री टिल्टेड है, ये 98 डिग्री टिल्टेड है सूर्य की तरफ, जिस कारण इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, रेकम्बिएंट प्लैनेट। इसके खुद ज्ञात जो हैं 27 सैटेलाइट हैं और इसके जो हैं 13 छल्ले हैं। 27 सैटेलाइट हैं, 13 छल्ले हैं। 27 सैटेलाइट में से आपको 3 के नाम जरूर याद रखने हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एरियल, मिरांडा और टाइटेनिया। सैटर्न का हमने पढ़ा था टाइटन और यूरेनस का है टाइटेनिया। टाइटेनिया यूरेनस का है, इसी को देगा, टाइटन को देगा या टाइटेनिया को देगा। तो टाइटन सैटर्न का है, टाइटेनिया यूरेनस का है। इसके अलावा एरियल और मिरांडा, एरियल और टाइटेनिया। कोई ट्रिक बना लीजिएगा। 27 में से 3 इंपॉर्टेंट ये हैं। इसके बाद हमारा अगला और आखिरी ग्रह, अंतिम ग्रह, जिसका नाम है नेपच्यून। ये वरुण है। ठीक है, एकदम ठंडा है, सबसे दूर है, सबसे ठंडा है। तो ये जो है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, इसका नाम है नेपच्यून। क्या नाम है इसका? नेपच्यून। तो चलिए नेपच्यून के बारे में हम थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं।
फारदेस्ट ऑफ द सन, सूर्य से सबसे दूरी पे है, 8वें नंबर का ग्रह है और इसको यूरेनस का ट्विन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए दोनों का, एक तो दोनों दिखाई देते हैं ब्लू इस कलर के, दोनों का आकार भी एक जैसा है, दोनों जमे हुए हैं, दोनों पे बर्फ पाई जाती है, इसी कारण इसको जो है दोनों को ट्विन्स कहा जाता है। तो हमारे पास जुड़वा हो गए दो, एक तो अरुण और वरुण नाम से पता चल रहा है, यूरेनस और नेपच्यून, और दूसरा पृथ्वी और वीनस, ये दोनों जुड़वा ग्रह हैं और ये दोनों भी जुड़वा ग्रह हैं। कारण क्या है? इन दोनों का तो आकार और रंग भी एक जैसा है और इन दोनों का आकार एक जैसा है। बोथ आर सिमिलर इन साइज, कौन कौन? नेपच्यून एंड यूरेनस। और कंपोजिशन भी एक जैसा है, मीथेन गैस दोनों के एटमॉस्फेयर में पाई जाती है और दोनों ग्रहों का रंग भी ब्लूइश है मीथेन के कारण, इस कारण इनको जुड़वा कहा जाता है। 16 घंटे में अपनी धुरी पर घूम जाता है, 165 साल में सूर्य का चक्कर लगाता है। 165 साल यानी 2 आदमियों की जिंदगी भी छोटी पड़ जाएगी तब तक ये घूम के नहीं आएगा। इट हैज़ 14 नॉन सैटेलाइट, इसके 14 ज्ञात उपग्रह हैं, उसमें से एक है ट्राइटोन। ट्राइटोन देखिए यहाँ पे ट्राइटोन है। सैटर्न जो था शनि के साथ था, जो सैटर्न था शनि के साथ था टाइटन, यूरेनस के साथ था ट्राइटेनिया, नेपच्यून के साथ है ट्राइटोन। तो आपको इसी क्रम में याद रखना है, टाइटन, टाइटेनिया, ट्राइटोन। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है हिप्पोकैम्प, भी आपको याद रखना है। कुल मिला के इसके 14 ज्ञात सैटेलाइट हैं और ये सौरमंडल का सबसे ही ठंडा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। तो चलिए पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो अब तक हमने पढ़ा उसके बारे में। कलर ऑफ द प्लैनेट, कौन से प्लैनेट का क्या कलर है? यूरेनस, सबसे पहले हम यूरेनस की बात करते हैं। ब्लूइश ग्रीन और नेपच्यून ब्लूइश ग्रीन। ये यूरेनस है, ये नेपच्यून है, दोनों ही ब्लूइश ग्रीन है या ब्लूइश हैं, कारण है उनके वायुमंडल में पाई जाती है मीथेन। अगला है जुपिटर, ये यहाँ पे जुपिटर था, ये दिखाई देता है आपको ऑरेंज, ये ऑरेंज और वाइट बैंड दिखाई देता है, ऑरेंज और वाइट बैंड, क्योंकि इसके वायुमंडल में पाई जाती है अमोनिया, या इसको हम येलोइश भी कह सकते हैं। उसके अलावा क्या है? अर्थ हमें ब्लू दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पे पाया जाता है पानी, पानी के कारण हमें अर्थ ब्लू दिखाई देती है। उसके बाद क्या है? मार्स पे पाई जाती है रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देता है, मार्स हमें रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देता है क्योंकि इसकी सतह पर पाई जाती है अमोनिया ऑक्साइड। क्या पाई जाती है? अमोनिया ऑक्साइड नहीं, आयरन ऑक्साइड के कारण ये हमें रेडिश कलर का दिखाई देता है। वीनस हमें येलोइश दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि वीनस की जो वायुमंडल है उसमें बहुत अधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड के घने घने बादल हैं, जिसके कारण हमें ये येलोइश दिखाई देता है। तो येलोइश कलर के दो हो गए हैं हमारे पास, कौन कौन से? येलोइश कलर का वीनस है और येलोइश कलर का हमारे पास सैटर्न भी है। सैटर्न भी येलोइश कलर का है क्योंकि सैटर्न के वायुमंडल में भी अमोनिया पाई जाती है, ये अमोनिया की वजह से येलोइश है। और जो हमारा वीनस है ये सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से येलोइश है। और जो जुपिटर है वो ऑरेंज है, प्लस इस पे वाइट बैंड पाए जाते हैं। तो हमने देखा ये वाला येलोइश है, ये वाला नीला है, ये वाला लाल ग्रह है, ये वाला पीला ग्रह है, ये वाला क्या था? नहीं, ये वाला था ऑरेंज, ये वाला पीला है और ये दोनों जो हैं वो ब्लूइश हैं। ये इनके कलर हो गए। क्यों? ये मैंने आपको बताया कौन सी गैस की वजह से इनके कलर ऐसे हो गए। इसके अलावा सोलर सिस्टम में क्या क्या हम अभी तक पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं सन, एक सन होता है, 8 प्लैनेट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 5 ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है? देखिए ड्वार्फ प्लैनेट की हम बात करेंगे। प्लैनेट वो होता है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता हो, पहली बात। दूसरी बात, उसका वजन कम से कम इतना जरूर हो कि वो अपने आकार को मेंटेन कर सके, मतलब गोलाकार हो। तीसरा, उसकी तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने आसपास के छोटे छोटे जो एस्टेरॉइड्स हैं उनको क्लियर कर दे, उनको अपने 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 जो क्षेत्र है उससे या तो निकाल के बाहर फेंक दे या अपने ऊपर, उसके ऊपर आके वो गिर जाए, मतलब वहाँ पे एस्टेरॉइड्स नहीं रहने चाहिए अदर देन उसके उपग्रह। लेकिन कुछ ऐसे भी बड़े हैं, कुछ यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप देखोगे ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, वो इन 3 में से केवल 2 ही प्रॉपर्टी को पूरा कर पाते हैं। यानी वो सूर्य का चक्कर तो लगाते हैं और उनका मास भी इतना होता है कि वो गोलाकार हो जाते हैं, लेकिन वो अपने आसपास के जो वातावरण है, अपने आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ से एस्टेरॉइड्स को निकाल के बाहर नहीं फेंक पाते। जैसे कि प्लूटो क्या था? पहले यहाँ पे आप देख पाएंगे प्लूटो, ये प्लूटो है। प्लूटो पहले हमारे ग्रह के अंदर सम्मिलित था, लेकिन बाद में इसको ग्रह से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि ये इस क्यूपियर बेल्ट से होकर गुजरता है। दूसरा, ये जो है नेपच्यून की जो ये वाली रोटेशन वाला जो ये इसकी कक्षा है, उसी कक्षा को भी काटता है। प्लूटो के आसपास में इतने ज़्यादा एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं क्योंकि ये उनको क्लियर नहीं कर पाता है, इसलिए प्लूटो को जो है निकाल के बाहर कर दिया गया ग्रहों से और उपग्रहों में उसमें किसमें डाल दिया गया? ड्वार्फ प्लैनेट में, बोने ग्रहों में डाल दिया गया। तो ऐसे 5 ज्ञात बोने ग्रह हैं जिनका जो सूर्य का चक्कर तो काटते हैं, उनका मास भी इतना है कि वो गोल हो गए हैं, लेकिन वो अपने आसपास के एस्टेरॉइड्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं, इस कारण से उन्हें बोने ग्रहों में डाला गया। तो 5 ज्ञात बोने ग्रह हैं। कौन कौन से वो 5 हैं? देखिए क्यूपियर बेल्ट में आपको मिलेंगे 4। यहाँ पे है एरिस,
ये एरिस है, ये हर्मिया है, ये प्लूटो है और ये है मेकमेक। 4 तो क्यूपियर बेल्ट के आसपास हैं, एरिस, हर्मिया, प्लूटो और मेकमेक। प्लूटो का आकार इतना कम नहीं है कि आप इसे बोने इसलिए कह रहे हैं कि ये छोटा है। इसका आकार जो है वो मरकरी से बड़ा है, ये आकार में मरकरी से बड़ा है, लेकिन क्योंकि अपने आसपास के एस्टेरॉइड्स को क्लियर नहीं कर पाता, एस्टेरॉइड बेल्ट से, क्यूपियर बेल्ट से होकर गुजरता है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक नहीं होने के कारण इसको जो है ग्रहों की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है 2006 में। तो प्लूटो, हर्मिया, एरिस और मेकमेक, ये 4 बोने ग्रह यहाँ पे हैं। और एक हमारा एस्टेरॉइड बेल्ट जो ये वाली थी मेन एस्टेरॉइड बेल्ट, इसमें है सीरीस। यहाँ पे भी एक बोना ग्रह है जिसका नाम है सीरीस, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सीरीस। तो यहाँ पे कितने ड्वार्फ प्लैनेट हो गए, बोने ग्रह कितने हो गए, 5 बोने ग्रह। कौन कौन से हैं वो, प्लूटो, ह्यूमिया, एरिस और मेकमेक, ये क्यूपर बेल्ट में पाए जाते हैं। और 5वां जो है सीरीस, ये एस्टेरॉइड बेल्ट में पाया जाता है। और इन बोने ग्रहों में सबसे बड़ा है प्लूटो, यानी सबसे बड़ा बोना ग्रह जो है वो प्लूटो है। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी थी छल्ले किस किस में पाए जाते हैं। तो देखिए हमने देखा कि जुपिटर जो है उसमें छल्ले पाए जा रहे हैं, सैटर्न में छल्ले पाए जा रहे हैं, यूरेनस में छल्ले पाए जा रहे हैं, नेपच्यून में छल्ले पाए जा रहे हैं। सबसे अधिक चंद्रमा किसके हैं, ये क्रम आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा शनि के हैं, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर मार्स, फिर पृथ्वी। ये क्रम आ सकता है छोटे से बड़ा, ऊपर से नीचे ऊपर करने में। पृथ्वी का 1, मार्स के 2, नेपच्यून के उसके अधिक, यूरेनस के उससे अधिक, जुपिटर के उससे अधिक। ये इसमें कुछ गलती हो गई है इसमें, हाँ ठीक है, नेपच्यून, यूरेनस के उससे अधिक, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न। ये क्रम आपको इसी तरह से याद रखना है। ग्रहों की संख्या बढ़ती रहती है धीरे धीरे जैसे ज्ञात होता चला जाता है। वर्तमान में सबसे अधिक जो हैं वो सैटर्न के, यानी शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण, मंगल और पृथ्वी। इस तरह से इनके ज्ञात मून का क्रम है। अभी हम देख लेते हैं इनल प्लैनेट के बारे में, इनको किन और अदर नाम से जाना जाता है, ये हम रिकॉल कर रहे हैं। मरकरी सबसे तेज ग्रह ये है, सबसे छोटा ग्रह ये है, सबसे पास वाला ग्रह ये है, नंबर 1 है। 1408 घंटे में इसके दिन की लंबाई है, 1408 घंटे, और इसको 88 दिन लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में। दूसरे नंबर पे वीनस है जो सबसे ज़्यादा चमकीला है, येलोइश कलर का दिखाई देता है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है, सबसे ज़्यादा गर्म भी ये है। पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। 5832 घंटे लगते हैं इसको अपनी धुरी पर घूमने में, यानी इसकी दिन की जो लंबाई है वो 5832 घंटे है। 225 दिन लगते हैं इसको सूर्य के चारों तरफ घूमने में। ये फैक्ट आपसे पूछे नहीं जाएंगे, ये वाले पूछे जा सकते हैं। पृथ्वी ब्लू ग्रह है, इसको नीला ग्रह कहा जाता है। पानी के कारण 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूम जाती है। 365 दिन इसको सूर्य का चक्कर लगाने में लगते हैं। मार्स पृथ्वी के सबसे पास वाला ग्रह है, मार्स, याद रखिएगा, पृथ्वी के सबसे पास वाला ग्रह मार्स है। पृथ्वी के सबसे पास वाला मार्स है वीनस के बाद। दूसरे नंबर पे वीनस है, सबसे पास में है मार्स। तो देखिए मार्स को नियरेस्ट टू द अर्थ है, 25 घंटे में ये अपनी धुरी पर घूम जाता है। 687 दिन में ये सूर्य के चारों तरफ घूम जाता है। उसके बाद आता है जुपिटर। जुपिटर जो है उसको गैसों का गोला कहा जाता है, सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर। और इसको खुद को एक स्मॉलर सोलर सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्टार की और ग्रह की दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। इसकी खुद की एक रेडियो एक्टिव एनर्जी है। 10 घंटे में अपनी धुरी पर घूम जाता है। 12 साल में ये सूर्य के चारों तरफ घूमता है। अभी तक ये दिन में चल रहा था, हम साल में आ गए हैं। सबसे छोटा दिन जो होता है वो जुपिटर पर ही होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। शनि को कहा जाता है ज्वेल्स ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का गहना कहा जाता है शनि को। इसको भी बॉल ऑफ द गैस कहा जाता है। गैस का गोला 11 घंटे में अपनी धुरी पर घूम जाता है। 29 साल में सूर्य का चक्कर लगाता है। यूरेनस, इसको रोलिंग प्लैनेट या लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। आइस जियांट भी कहा जाता है, यूरेनस को आइस जियांट भी कहा जाता है। 17 घंटे में अपनी धुरी पर घूम जाता है। 84 साल में सूर्य का चक्कर लगाता है। उसके बाद इधर देख सकते हैं आप नेपच्यून जो है सबसे दूर का ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह है। 16 घंटे में अपनी धुरी पर घूम जाता है। 165 साल लगते हैं इसको सूर्य का चक्कर लगाने में। और इसको गॉड ऑफ द सी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गॉड ऑफ द सी भी कहा जाता है, गॉड ऑफ द सी। चलिए अभी हमारा 2-3 चीज़ें और बच रही हैं। क्यूपियर बेल्ट क्या होती है और एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, इसको भी हम मेन एस्टेरॉइड बेल्ट और क्यूपियर बेल्ट को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये नेपच्यून के बाद यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कुछ सेलेस्टियल बॉडी आपको दिखाई देंगी। इसमें से एक तो मैंने आपको ड्वार्फ प्लैनेट बता ही दिया, इसी को कहते हैं क्यूपियर बेल्ट। ये जो है कुछ डोनट के आकार की है। डोनट आपने पता होगा, डोनट बच्चे खाते हैं, उसके आकार की क्यूपियर बेल्ट है। यहाँ पे क्या है, फ्रोजन मेटल, मीथेन, अमोनिया और वाटर के पिंड पाए जाते हैं, यानी जमी हुई धातुएं, जमी हुई गैस मीथेन, अमोनिया और पानी के बने हुए कुछ सेलेस्टियल बॉडी पाई जाती हैं क्यूपियर बेल्ट के अंदर। प्लूटो भी इसी का हिस्सा है। द क्यूपियर बेल्ट इज द डोनट शेप्ड रीजन लोकेटेड बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ द नेपच्यून। नेपच्यून के ऑर्बिट से बाहर लोकेटेड है कितना, 30 से 55 AU।
30 से 55 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एयू क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एयू का मतलब होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, उसे 1 एयू कहा जाता है। तो नेपच्यून से 30 से 50 एयू की दूरी पर लोकेटेड है क्यूपियर बेल्ट। इस नेपच्यून से 30 से 55 एयू की दूरी पर लोकेटेड है ये क्यूपियर बेल्ट। आइसी बॉडीज़ हैं, बर्फीली बॉडीज़ हैं, कॉल्ड क्यूपियर बेल्ट आर रेमनेंट्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। जब सोलर सिस्टम बन रहा था तो उसके अवशेष के रूप में इसको जाना जाता है। किसको? क्यूपियर बेल्ट को। ये सोलर सिस्टम से बचे हुए अवशेष हैं। सो फार इसमें 5 बोने ग्रहों का भी खोजा जा चुका है। उनमें से 4 क्यूपियर बेल्ट में ही पाए जाते हैं, प्लूटो, मेकमेक, हुमिया और इरिस। मैं आपको बता चुका हूँ। एक बोना ग्रह जो है सिरिस, वो मेन एस्टेरॉयड बेल्ट में पाया जाता है, जो कि मंगल और जुपिटर के बीच में है। देखिए यहाँ पे जो पाई जा रही है सेलेस्टियल बॉडी वो बर्फीली नहीं है। यहाँ पर जो पाई जा रही है क्यूपियर बेल्ट में सेलेस्टियल बॉडी वो आइसी फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश पहुँचता ही नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी प्रकाश है, यहाँ पे देखिए मंगल के पास है, तो यहाँ पे बर्फीले फॉर्म में नहीं है। लेकिन ये वाली जो सारी के सारी है ये बर्फीले फॉर्म में है, बर्फ़ के रूप में। ये जम गई हैं, ये जमी हुई नहीं है। हालाँकि दोनों के दोनों हैं एस्टेरॉइड्स ही, दोनों के दोनों एस्टेरॉइड्स ही हैं, दोनों जगह पर। प्लूटो इज द लार्जेस्ट इन द ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, अभी देखिए ड्वार्फ प्लैनेट, अभी हम यहाँ एस्टेरॉइड्स पढ़ने जा रहे हैं। तो एस्टेरॉइड्स मतलब क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स को बोलते हैं हिंदी में क्षुद्र ग्रह। ग्रह, बोना ग्रह और क्षुद्र ग्रह, 3 चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। तीनों की परेशानी मैं आपकी सॉल्व कर देता हूँ 3 लाइनों के द्वारा। जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, उसके द्वारा ग्रहों को 3 कंडीशन पूरी करनी चाहिए। सूर्य का चक्कर लगाता हो, उसका कम से कम इतना मास जरूर हो कि वो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम एज्यूम कर सके, मतलब लगभग गोल आकार का हो जाए, और इट हैज़ क्लियर द नाइबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, इसके आसपास के ऑर्बिट में जो कुछ है उसको ये क्लियर कर दे अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अगर तीनों कंडीशन को पूरा कर रहा है तो वो ग्रह है। ऐसे हमारे सौरमंडल में 8 ही हैं। इसके अलावा इन 3 में से अगर कोई पहली 2 कंडीशन को पूरा कर पाता है तो वो है बोना ग्रह। ऐसे हमारे जो सौरमंडल है उसमें है ये 5। और अगर कोई पहली वाली कंडीशन को पूरा करता है, 2 को पूरा नहीं करता, कि ना तो वो गोल ही हुआ आकार में, और ना ही तो उसके पास इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है कि वो आसपास के छोटे छोटे पिंड को क्लियर कर सके, और ना ही उसके पास कुछ इतनी मास है कि वो गोल हो जाए आकार में, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम एज्यूम कर सके। ये दोनों ही कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, लेकिन वो चक्कर सूर्य का फिर भी लगा रहा है। तो कोई ऐसी चीज़ है जो पहली कंडीशन पूरी करे तो वो हो जाती है एस्टेरॉइड्स, यानी बोने ग्रह। इन्हें कहते हैं हम एस्टेरॉइड्स, बोने ग्रह। और ये कहाँ पाए जाते हैं? इनकी 3 कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी तो होती है जो एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं, दूसरी कैटेगरी होती है जो क्यूपियर बेल्ट में पाए जाते हैं, तीसरी कैटेगरी वो होती है जो पृथ्वी के आसपास पाए जाते हैं। तो चलिए हम एस्टेरॉइड्स के बारे में जान लेते हैं कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। अवशेष ऑफ द सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम के रेमिनेंट्स ही हैं एक तरह से। दे आर स्मॉल रॉकी बॉडीज़, ये छोटी पथरीली संरचनाएं हैं जो सूर्य का चक्कर लगाती हैं। इनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है कभी कभी, वैसे इनका नाम एस्टेरॉइड्स है। 1 मीटर से लेके 1000 किलोमीटर इनका डायमीटर हो सकता है। 1 मीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक इनका व्यास हो सकता है। ठीक है, पहली कैटेगरी इनकी मेन एस्टेरॉइड्स बेल्ट में पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में। ये पहली कैटेगरी है। मार्स और जुपिटर के बीच में जो पाए जा रहे हैं बहुत सारे, इनको कहा जाता है मेन एस्टेरॉइड बेल्ट। ये पहली कैटेगरी है एस्टेरॉइड्स की। और इनकी भी जो शेप है वो टोरस शेप में पाए जाते हैं। टोरस एक ज्योमेट्रिकल शेप है, गूगल में आप देखिए कि कैसी दिखती है। सेकेंड कैटेगरी होती है टोरजन्स की। टोरजन्स क्या होते हैं? दीज आर एस्टेरॉइड्स दैट शेयर द ऑर्बिट विद द ए जियांट प्लैनेट, मतलब ये जो बाकी प्लैनेट हैं, इन बाकी प्लैनेट की जो कक्षा है, इस कक्षा में भी कुछ छोटे छोटे ऐसे पिंड पाए जाते हैं। मतलब यहाँ तो मेन पाए जाते हैं, इसके अलावा जो बड़े बड़े ग्रह हैं उनकी कक्षाओं में भी कभी कभी कुछ घूमते रहते हैं, उनके ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो उनको कहते हैं टोरजन। जो किसी बड़े ग्रह की ऑर्बिट में पाए जाते हैं एस्टेरॉइड्स, उनको कहते हैं टोरजन। और तीसरे ऐसे एस्टेरॉइड्स जो पृथ्वी के आसपास वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स। तो इन 3 कैटेगरी में एस्टेरॉइड्स को बांटा जा सकता है। अब देखिए धूमकेतु क्या होता है, पुच्छल तारा क्या होता है। आसमान में कभी कभी पुच्छल तारा दिखाई देता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो क्यूपियर बेल्ट के अंदर एस्टेरॉइड्स हैं वो जो है बर्फ़ के बने हुए हैं, उनकी गैसें भी जम गई हैं, वहाँ पे वाष्प जो पानी है वो भी जम गया है, हाइड्रोजन, हीलियम जो कुछ भी है सब जम गई है, बर्फ़ का गोला जहाँ बन गया है। अगर इस बर्फ़ के गोले को आग के पास लाया जाए तो ये बर्फ़ का गोला पिघलेगा, और पिघलेगा तो इसमें से क्या निकलेगी? इसमें से गैस निकलेगी, इसमें से जलवाष्प निकलेगी, इसमें से धूल निकलेगी। और अगर इसको तेज़ गति से लाया जाए आग के पास में तो उसके पीछे की तरफ वो गैस निकलेगी। तो इसी तरह से जब क्यूपियर बेल्ट में जो घूम रहे हैं
एस्टेरॉइड्स जब वो सूर्य के पास में आते हैं घूमते घूमते, क्योंकि कक्षा जो है वो गोलाकार तो है नहीं, कक्षा कैसी है, कक्षा है हमारी परबोला, पैराबोला के रूप में, कभी सूर्य के पास में होते हैं, कभी सूर्य से दूर होते हैं, और कभी कभी अपनी कक्षा से निकल के सीधे सूर्य की तरफ भी चल पड़ते हैं। तो जब ये यहाँ से निकल के क्यूपियर बेल्ट से निकल के एस्टेरॉइड सूर्य की तरफ आएंगे तो क्या होगा, इनका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये किस चीज़ के बने हैं, ये बर्फ़ के रूप में जो गैसें हैं वो जम गई हैं, जलवाष्प। जब ये इनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ से गैस निकलेगी, और क्योंकि ये सूर्य की तरफ को जा रहे हैं तो पीछे की तरफ वो गैस निकलती हुई दिखाई देगी, पीछे की तरफ वो गैस निकलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि किसी चीज़ में आग लगाकर अगर हम उसे घुमाएं तो धुआं पीछे की तरफ निकलता है। वही कंडीशन आप यहाँ पे समझ सकते हैं। सूर्य की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में एक धूल के गुबार सा निकलता है, इसी को कहा जाता है पुंछल तारा। कोमेट आर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डस्ट, आइस एंड गैस। धूल के, बर्फ़ के और गैस के बने हुए ऑब्जेक्ट होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगा लेते हैं पैराबोलाइक पाथ में। और पैराबोलिक पाथ में क्या होता है, कभी सूर्य से पास होंगे, कभी सूर्य के दूर होंगे। कुछ इस तरह का कोमेट दिखाई देता है, ये आपको दिखाई देगा। व्हेनेवर ए कोमेट रीच क्लोज टू द सन, जब ये सूर्य के पास पहुंचता है तो ये क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण क्या होता है, इसकी जो गैसें हैं वो इसमें से खुद ही बाहर निकलने लगती हैं और एक पूंछ के रूप में दिखाई देती हैं। इस तरह से संरचना बनती है, इसको कहते हैं हम डस्ट टेल। डस्ट टेल, और ये जो पूरी संरचना बन जाएगी उसको कहते हैं हम पुंछल तारा, यानी टेल स्टार या धूमकेतु, एक ही चीज़ का नाम है। द टेल स्टार ऑफ द सन स्टेज ऑलवेज अपोजिट टू द सन, मतलब अगर इसकी डायरेक्शन सूर्य की तरफ इस तरह से है तो इसके अपोजिट में इसकी पूंछ बनेगी। जैसे कि एक हेली है, हेली जो है एक पुंछल तारा है जो पृथ्वी से 76 साल में दिखाई देता है। और भी बहुत सारे पुंछल तारे हैं, उनमें से एक हेली है जो सबसे जल्दी पृथ्वी से दिखाई देता है, 76 साल में एक बार पृथ्वी से दिखाई देता है, नाम है हेली। ये किसी भी कोमेट का पृथ्वी से दिखाई देने वाला शॉर्टेस्ट पीरियड है जहाँ में इसका हेली। कोमेट की जो संरचना है उसके 3 भागों में उसको डिवाइड किया जा सकता है। जो सबसे सेंटर वाला पार्ट है इसको कहते हैं हम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, इसका मेन और परमानेंट पार्ट होता है कोमेट का। इसमें डस्ट होती है, आइस होता है और अदर सॉलिड मटेरियल्स होते हैं। जब ये सूर्य से दूर जाएगा तो ये चीज़ें फिर जम के केवल यहाँ पे न्यूक्लियस ही बचेगा, बाकी सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। न्यूक्लियस के बाहर वाला क्षेत्र जो होता है उसको हम कहते हैं कोमा। ये न्यूक्लियस के ऊपर वाला क्षेत्र है जहाँ से कि घने घने बादल पानी के, कार्बन डाइऑक्साइड के और अन्य गैसों के बाहर आते रहते हैं, वो है कोमा। और तीसरा पार्ट जो होता है वो होती है इसकी पूंछ, जो इसमें आपको पूंछ दिखाई दे रही है। ये पूंछ क्या होती है, दिस इज द बैक पार्ट ऑफ द कोमेट विच इज एन रिमानेंट्स ऑफ द गैसेस इन द फॉर्म ऑफ स्पिट, मतलब के जो गैसें बाहर के रूप में निकल रही हैं इससे गैसें, उनका जो गैसों का एक आकार ले लेती हैं उसी को कहा जाता है टेल। एक चीज़ होती है मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, देखिए एस्टेरॉइड्स मैंने आपको बताया, तो मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, इनको कहा जाता है उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होते हैं, देखिए धूमकेतु और उल्का पिंड दोनों अलग चीज़ें हैं। धूमकेतु जो है, जो पुंछल तारे हैं वो सूर्य का चक्कर लगातार लगा रहे हैं, वो किसी दूसरे ग्रह पे जाकर गिर नहीं रहे हैं। लेकिन अगर कोई एस्टेरॉइड्स किसी दूसरे ग्रह पे जाके गिर जाए या उसके वायुमंडल में पहुंच जाए, उसे कहते हैं मेटेरॉइड्स। तो मेटेरॉइड्स, कोमेट और एस्टेरॉइड्स तीनों अलग चीज़ें हैं। मेटेरॉइड्स क्या है, उल्का पिंड है। जब एक मेटेरॉइड्स या जब कोई एक एस्टेरॉइड्स किसी दूसरे ग्रह के वायुमंडल में घुस जाता है तो उसको कहा जाता है मेटियोर, यानी उल्का कहा जाता है। जब कोई एक एस्टेरॉइड्स मतलब क्षुद्र ग्रह या छोटा क्षुद्र ग्रह, मैंने आपको बताया 1 मीटर से लेकर 1000 किलोमीटर का डायमीटर हो सकता है, तो अगर वो किसी घूमता घामता किसी दूसरे ग्रह की कक्षा में घुस जाए तो उसे कहा जाता है मेटियोर्स, यानी उल्का। और इनको कभी कभी शूटिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ये पहले मैंने आपको बताया टेल स्टार, पुंछल तारा, और यह है शूटिंग स्टार, दोनों में अंतर है। इनका जो साइज़ है वो एक छोटे छोटे स्मॉल डस्ट के टुकड़े से लेके और बड़े एक एस्टेरॉइड्स तक हो सकता है इनका साइज़, ठीक है। और जब ये मेटेरॉइड्स जो होते हैं, जब ये मेटेरॉइड्स उल्कापिंड वायुमंडल में आते हैं तो ये क्या होते हैं, जैसे मान ली पृथ्वी के वायुमंडल में आ गया तो घर्षण के कारण वहीं जल के ख़त्म हो जाते हैं, जिस कारण इनमें आग लगती है। इस कारण इनको शूटिंग स्टार कहा जाता है। लेकिन कभी कभी ये घर्षण के कारण सारे जल नहीं पाते, आकार बड़ा होता है और सर्वाइव कर जाते हैं और पृथ्वी से आकर टक्कर मार देते हैं। तो जब पृथ्वी से आकर टकरा जाते हैं तो उनको कहा जाता है मेटेरॉइड्स, हिंदी में कहा जाता है उल्कापात, जब वो पृथ्वी पर आकर गिर जाता है। और इनके पृथ्वी पर गिरने के कारण ही जो गड्ढा बनता है, उस गड्ढेनुमा संरचना को में पानी भरने से एक झील का निर्माण होता है जिसे कहा जाते हैं उल्का झील। ऐसी एक झील हमारे कर्नाटक, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, मैंने झीलों वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था। देयर आर बिलियंस ऑफ मेटियोर्स विद एस्टेरॉइड्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं, वही मेटियोर्स बन जाएंगे अगर किसी दूसरे ग्रह के वायुमंडल में घुस जाएंगे तो। इसके अलावा नेपच्यून, आफ्टर नेपच्यून क्यूपियर बेल्ट में भी बहुत अधिक मात्रा में मेटियोर्स पाए जाते हैं, वो भी उल्कापिंड बन सकते हैं अगर वो किसी दूसरे ग्रह के वायुमंडल में घुस जाएं तो। अब देखिए हमने लगभग सौरमंडल को ख़त्म कर लिया है। एक इकाइयों वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मेजरमेंट
इकाइयों का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सौरमंडल की दूरी कैसे नापी जाती है, तो वो नापी जाती है प्रकाश वर्ष में। एक लाइट ईयर जो बराबर होता है 1 साल में सूर्य की रोशनी को जितनी दूरी तय करने का जितना समय लगता है दूरी तय करने में, मतलब 1 साल में सूर्य की रोशनी जितनी दूर तक जाती है उसे कहा जाता है 1 प्रकाश वर्ष। और ये होता है 9.46 गुणा 10 की घात 12 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है क्या, 1 प्रकाश वर्ष। दूसरा होता है पारसेक, ये सभी दूरी नापने की इकाइयाँ हैं। पारसेक 3 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, दूरी नापने की इकाई है। तीसरा होता है कॉस्मिक ईयर, तो देखिए हमारा जो सोलर सिस्टम है, ये हमारा जो सोलर सिस्टम है, ये जो पूरे का पूरा सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, ये मिल्की वे का ही हिस्सा है और इस मिल्की वे का चक्कर लगा रहा है ये सूर्य। तो इस मिल्की वे का चक्कर लगाने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे कहा जाता है कॉस्मिक ईयर यानी ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष जो कि बराबर होता है 250 मिलियन ईयर्स के बराबर। और तीसरा होता है नेवरदलेस लास्ट बट नॉट लीस्ट AU, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वो सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को कहा जाता है AU, जो लगभग बराबर होती है 149597870 मीटर के बराबर। गुणा भागा करके देखिए अरब या खरब में ये दूरी आएगी। कितनी है ये नहीं पूछा जाएगा। प्रकाश वर्ष, जितने समय में प्रकाश 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। 1 प्रकाश वर्ष को 3 गुना कर दो तो उसे पारसेक कहा जाता है। सूर्य हमारी मिल्की वे का चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उसे कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। तो आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। बहुत मेहनत से वीडियो बनी है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनी है। अगर पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक जो है मुझे थोड़ा सा हौसला देता है। जय हिंद, जय भारत।